जब आप सोते हैं तो आपका अवचेतन मन सुनता है, ग्रहण करता है, नया रूप देता है और आपकी वास्तविकता की नींव को पुनः प्रोग्राम करता है। यह सबसे शक्तिशाली ऑडियो है जो भीतर से उस परिवर्तन का मार्गदर्शन करता है। सोते समय इसे सुने और जागने पर आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करता है करें। परिचय। अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने की कला इसकी मूलभूत प्रकृति को समझने पर आधारित है। आपका अवचेतन मन एक विशाल उपजाऊ बगीचे की तरह है जो इसमें बोए गए हर बीज को स्वीकार करता है। आपके चेतन मन के विपरीत जो विश्लेषण और प्रश्न करता है, आपका अवचेतन मन बिना किसी निर्णय के सभी सुझावों को अपनाता है और उन्हें पूर्ण रूप से प्रकट होने में मदद करता है। यह सार्वभौमिक सत्य युगों से गूंजता आ रहा है। आपका अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच कोई अंतर नहीं जानता। जब आप इसे कोई छवि, विचार या भावना प्रस्तुत करते हैं तो यह इसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है और इस आंतरिक चित्र से मेल खाने के लिए परिस्थितियों का निर्माण शुरू कर देता है। यही कारण है कि प्राचीन गुरुओं ने अपने विचारों की रक्षा उसी सतर्कता से करने की बात कही थी जैसे आप किसी कीमती वस्तु की रक्षा करते हैं। खजाना। आपके अवचेतन मन की भाषा तर्क नहीं बल्कि भावना है। यह भावनाओं, कल्पनाओं और दोहराव पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप अपने विचारों में गहरी भावना भरते हैं तो आप इस शक्तिशाली रचनात्मक शक्ति को सक्रिय करते हैं। अपने अवचेतन मन को संभावनाओं के एक अनंत क्षेत्र के रूप में सोचें जो आपकी इच्छाओं पर नहीं बल्कि आपके द्वारा सत्य माने जाने वाले भावों पर प्रतिक्रिया करता है। आपकी रात्रिकालीन नींद परिवर्तन का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। जैसे जैसे आप नींद की ओर बढ़ते हैं, आपके चेतन मन की बाधाएं कम होती जाती हैं, जिससे इस शक्तिशाली आंतरिक क्षेत्र तक सीधी पहुंच मिलती है। जागृति और नींद के बीच की यह धुंधली अवस्था एक ऐसा द्वार खोलती है जहां नए प्रोग्राम उल्लेखनीय दक्षता के साथ स्थापित किए जा सकते हैं। निरंतर अभ्यास और धैर्यपूर्ण दृढ़ता के माध्यम से आप अपनी मान्यताओं की नींव को पुनर्गठित कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन में कोई अंतर्निहित प्राथमिकताएं नहीं होती हैं। यह केवल वही प्रतिबिंबित करता है जो आपने दोहराव और अभ्यास के माध्यम से इस पर अंकित किया है। भावनात्मक तीव्रता। अपने भीतर माजार करवा, दो जार 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 करवा। रोपित विचारों और छवियों को सचेत रूप से चुनकर आप अपने भाग्य के स्वामी बन जाते हैं। याद रखें, हर विचार एक बीज है, हर भावना पानी है और आपका ध्यान वह सूर्य प्रकाश है जो आपकी रचना को जन्म देता है। पुस्तक में आगे बढ़ने से पहले टिप्पणी करें, मैं ब्रह्मांड के प्रति आपके इरादे की पुष्टि करने के लिए तैयार हूँ। भाग 1, जागृति का बीज। अध्याय 1, भीतर का दर्पण। भोर से पहले के शांत क्षणों में मिली हार्पर की दैनिक दिनचर्या उसके बाथरूम के दर्पण के सामने घटित होती थी। हर सुबह वह अपनी कथित कमियों को सूचीबद्ध करती, जीवन की नाइंसाफी के बारे में बड़बड़ाती। मेरे लिए कभी कुछ ठीक नहीं होता, वह कहती, अपनी परछाई को गंभीर सहमति में सिर हिलाते हुए देखती। उसके शब्द यद्यपि देखने में हानिरहित लगते थे, ब्रह्मांड के लिए आदेश थे। हर शिकायत उपजाऊ मिट्टी में बोया गया एक बीज थी। दर्पण आत्म चिंतन का वह प्राचीन प्रतीक कांच और चांदी से कहीं अधिक है। यह आपके अवचेतन मन का द्वार है जहां बोला गया हर शब्द एक आदेश बन जाता है, हर विचार वास्तविकता में बदल जाता है। आपकी परछाई न तो न्याय करती है और न ही सवाल उठाती है, यह बस स्वीकार करती है और वही दिखाती है जो आप उसे दिखाते हैं। सोचिए कैसे लियोनार्ड टेट ने इस समझ के माध्यम से अपना जीवन बदल दिया। हर शाम वह अपने दर्पण के सामने सीधे कंधे करके आंखों में दृढ़ संकल्प लिए खड़े होते थे। वे कहते थे, मैं समृद्धि के योग्य हूँ, सफलता मुझे स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। पहले तो ये शब्द उनकी जबान पर अजीब से लगते थे, फिर भी वे लगे रहे। धीरे धीरे उनकी दुनिया बदलने लगी। व्यापार के अवसर अप्रत्याशित रूप से सामने आए। नए संबंध रोग से क्या दे रहे। दुनिया जीवन को जीवन के बदल मिलेगा। अभी की पारी के बाद बीजेपी आर्दलगर सहजता से बन गए। उनकी परछाई उनकी इच्छाओं को साकार करने में एक वफादार साथी बन गई थी। शक्ति दर्पण में नहीं बल्कि उसके नियम में निहित है। यह दर्शाता है कि आपका अवचेतन मन ठीक वही दिखाता है जो आप उस पर अंकित करते हैं। जब आप अपनी परछाई से बात करते हैं तो आप सीधे अपने गहरे स्व से बात करते हैं। यह स्व किसी तर्क को नहीं जानता, किसी संदेह को नहीं पालता।
यह बस स्वीकार करता है और उसे साकार करता है। आपके शब्दों में रचनात्मक शक्ति होती है। वे अदृश्य आकृतियों को आकार देते हैं जो आपकी दृश्य वास्तविकता बन जाती हैं। हर घोषणा के साथ आप अपने अनुभव का ताना बाना बुनते हैं। अवचेतन मन एक गुरु की तरह बुनकर आपके शब्दों के धागों को लेकर आपके जीवन की टेपेस्ट्री बुनता है। जैसे जैसे दिन ढलकर रात में बदलता है। अपने दर्पण के सामने खड़े हो जाइए। अपनी आंखों को अपनी ही दृष्टि से मिलाइए। शांति, समृद्धि और आत्म स्वीकृति के शब्द बोलिए। इन सकारात्मक विचारों को अपने भीतर समाने दीजिए। मैं पूर्ण हूँ, मैं योग्य हूँ, सभी अच्छी चीज़ें स्वाभाविक रूप से मेरी ओर आती हैं। इन शब्दों को तब तक दोहराइए जब तक ये सांस लेने जितने स्वाभाविक न हो जाएं। इन्हें अपने अंतिम विचार बनाइए जिन्हें आप नींद में ले जाएंगे, जहां ये आपके अवचेतन की उपजाऊ मिट्टी में गहराई तक समा जाएंगे और आपके आने वाले कल के बगीचे में जड़ जमा लेंगे। यह प्राचीन अभ्यास सरल लेकिन शक्तिशाली न केवल आपके प्रतिबिंब को बल्कि आपकी वास्तविकता को भी बदल देता है, क्योंकि दर्पण से बात करके आप स्वयं ब्रह्मांड से बात करते हैं और उसके पास उसी तरह प्रतिक्रिया देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। अध्याय 2, विचारों का बगीचा। आपके मन के छिपे हुए बगीचे में प्रत्येक विचार जड़ पकड़ता है और अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ता है। यह सत्य नोरा कॉलिंस की कहानी से प्रकट होता है, जिनके गमलों में लगे पौधों का छोटा सा संग्रह उनकी समर्पित देखभाल के बावजूद मुरझा रहा था। हर सुबह वह बढ़ती चिंता के साथ उनके मुरझाते पत्तों का निरीक्षण करती थी। उसे यकीन था कि उसके बगीचे पर कोई रहस्यमय श्राप पड़ गया है। वह विलाप करती, मैं जो कुछ भी करती हूँ उससे पौधों की वृद्धि नहीं होती। अनजाने में वह उसी शक्ति को बढ़ावा दे रही थी जो उनकी वृद्धि को रोक रही थी। ब्रह्मांड एक अटल नियम के अनुसार चलता है। आपके प्रमुख विचार और भावनाएं ही आपके अनुभव में प्रकट होने वाली परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बगीचा उसे मिलने वाले ध्यान की गुणवत्ता के अनुसार विकसित होता है। आपका जीवन आपके अवचेतन मन में बोए गए बीजों के आधार पर फलता फूलता है या लड़खड़ाता है। एक शाम चिंताओं से थकी हुई नोरा अपने पौधों के साथ बैठी और उनकी सहनशीलता की सराहना करने लगी। उसने संघर्षरत चमेली की बेल से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे धैर्य सिखाने के लिए धन्यवाद। उसने छोटे गुलाब के पौधे से कहा, मेरे डर के बावजूद हरा भरा रहने के लिए धन्यवाद। जैसे जैसे उसने कृतज्ञता का यह अभ्यास जारी रखा, कुछ अद्भुत घटित हुआ। सुबह तक नई कलियां निकल आई थीं, पत्तियां मजबूत हो गई थीं और उसका बगीचा नई ऊर्जा से भर उठा था। यह सिद्धांत बायरन वेल्स के माध्यम से एक और अभिव्यक्ति में प्रकट हुआ, जिसका जीवन शिकायतों की एक सूची बन गया था। उसका व्यवसाय संघर्ष कर रहा था, रिश्ते हालात बिगड़ गए और हर मोड़ पर अवसर उनसे दूर होते नजर आने लगे। तभी उन्हें एक प्राचीन शिक्षा का ज्ञान हुआ, जैसा भीतर वैसा बाहर। उन्हें समझ में आया कि अभाव पर उनका निरंतर ध्यान उसी तरह की स्थिति को और बढ़ा रहा था। बायरन ने कृतज्ञता का अभ्यास शुरू किया। जहां पहले उन्हें व्यावसायिक चुनौतियां नजर आती थीं, अब उन्हें विकास के अवसर दिखाई देने लगे। जब ग्राहक अधिक मांग करते थे तो वे धैर्य विकसित करने में मदद करने के लिए उन्हें धन्यवाद देते थे। हर कठिनाई उनके भीतर की मिट्टी को विषैली से उपजाऊ बनाने का निमंत्रण बन गई। कुछ ही महीनों में उनकी बदली हुई भावनात्मक स्थिति ने नए ग्राहकों, सामंजस्यपूर्ण साझेदारियों और अप्रत्याशित अवसरों को आकर्षित किया। उनका अनुभव दर्शाता है कि अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी की तरह उसमें बोए गए हर बीज को पोषित करता है, चाहे वे कृतज्ञता के फूल हों या चिंता के खरपतवार। यह एक पवित्र अभ्यास है। जैसे ही संध्या ढलने लगे, कुछ पल शांत होकर गहरी सांस लें। अपने शरीर में सुनहरी रोशनी की तरह कृतज्ञता का प्रवाह महसूस करें। हर विचार को स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने दें। उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दें। केवल उन्हीं विचारों को रखें जो आनंद और संभावनाओं से भरे हों। आराम की तैयारी करते समय उन्हें अपनी चेतना में बसने दें। यह अभ्यास प्रचुरता के बीज बोता है जो आने वाले कल के बगीचे में खिलेंगे। अध्याय 3, विश्वास की ध्वनि। एक छोटी सी घाटी में, जहां पहाड़ों के पथरीले हृदयों में प्राचीन गीत समाये हुए थे, क्लारा रेनॉल्ड्स की आवाज़ ऊंची उड़ान भरने के लिए तड़पती थी, लेकिन झिझक की छाया में कांपती थी। हर सुबह वह अभ्यास करने के लिए अपने होंठ खोलती, लेकिन उसे अपने ही संदेह की गूंज सुनाई देती। दर्पण में एक गायिका दिखाई देती थी, लेकिन उसका मन कुछ और ही फुसफुसाता था। एक शाम जब सूरज आकाश को संभावनाओं के रंगों से रंग रहा था, क्लारा को एक पुरानी किताब मिली जिसमें ध्वनियों की पवित्र शक्ति का वर्णन था।
इसके अध्यायों में पुराने समय के स्वर गुरुओं का ज्ञान था, जिन्होंने सिखाया था कि प्रत्येक बोले गए शब्द में सृजन की शक्ति होती है। उनके मार्गदर्शन का पालन करते हुए उसने अपने शब्दों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। मैं शुद्ध गीत का पात्र हूँ। मेरी आवाज़ सुनने वालों को प्रकाश देती है। संगीत दिव्य कृपा से मुझ में प्रवाहित होता है। हर रात सोने से पहले क्लारा इन रिकॉर्डिंग को सुनती और अपनी आवाज़ को अपने ऊपर इस तरह बहने देती जैसे एक शांत धारा। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, उसके आसपास के वातावरण में कुछ बदलाव आया। उसकी आवाज़, जो कभी भय से दबी हुई थी, अब स्वाभाविक आत्मविश्वास से बुलंद होने लगी। ऑडिशन में जहां वह पहले लड़खड़ा जाती थी, अब वह आत्मविश्वास से खड़ी होती थी। उसके गीतों में उसकी रात की प्रार्थनाओं की शक्ति झलकती थी। यह परिवर्तन ध्वनि जितनी ही पुरानी सच्चाई को दर्शाता है। अवचेतन मन दोहराव से सीखता है, विशेषकर जब शब्द भावनाओं की लहरों पर सवार होते हैं। क्लारा द्वारा बोली गई प्रत्येक प्रार्थना उसकी नई वास्तविकता के संगीत में एक सुर बन गई। घाटी के दूसरे हिस्से में डगलस फिंच रहते थे, जिन्होंने अपनी रसोई में इसी सिद्धांत को खोजा। बर्तन चलाते और व्यंजनों में मसाले डालते हुए उन्होंने अपने भोजन पर आशीर्वाद देने का अभ्यास शुरू किया। इस भोजन में प्रेम है, हर निवाला आनंद लाता है। मैं दिव्य प्रेरणा से रचना करता हूँ। उनकी रसोई सकारात्मक ऊर्जा का मंदिर बन गई। जल्द ही उनके यहाँ भोजन करने वाले लोग ऐसे भोजन करने वाले लोग ना जाना जारी है बरदौर के लिए भोजन के लिए भारत हो जा है की बात करने लगे, जो न केवल उनके शरीर को बल्कि उनकी आत्मा को भी पोषण देता प्रतीत होता था। डगलस को वह प्राचीन प्रथा मिल गई थी जिसे रहस्यवादी लंबे समय से जानते हैं कि आवृत्ति वास्तविकता को आकार देती है और प्रेम से बोले गए शब्द पदार्थ के मूल स्वरूप को बदल देते हैं। जैसे ही रात आसमान पर अपना पर्दा डालती है, एक शांत जगह खोजें जहां आपकी आवाज़ मौन से मिल सके। ऐसे 3 शब्द चुनें जो आपके सबसे गहरे सत्य को व्यक्त करते हों। शायद मैं प्रकाश हूँ या शांति भीतर बहती है। इन शब्दों को प्रार्थना की कोमलता से 3 बार दोहराएं। हर बार दोहराने पर अपने भीतर गहराई तक उतरने दें। इन कंपनों को अपने अवचेतन मन की अंतिम छाप बनने दें, इससे पहले कि सपने अपना नृत्य शुरू करें। रात इनकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देगी और भोर में इनकी गूंज से आपकी वास्तविकता सूक्ष्म रूप से परिवर्तित हो जाएगी। अध्याय 4, स्वीकृति की नदी। एक छोटे से तटीय गांव में हेजल मोनरो का बगीचा नियंत्रण का प्रमाण था। हर सुबह वह सटीक उपकरणों से मिट्टी की नमी नापती, पत्तियों को सही लंबाई में काटती और सख्त खाद देने का कार्यक्रम अपनाती। फिर भी उसकी सावधानीपूर्वक देखभाल के बावजूद उसके कीमती गुलाब हठपूर्वक छोटे ही रहे। उनके फूल कसे हुए और बेरुखे थे। साल दर साल वह और अधिक मेहनत करती रही, जब तक कि एक पतझड़ की सुबह थकी, हारी और निराश होकर उसने बस रुक गई। उसे आश्चर्य हुआ, जैसे ही उसने अपनी पकड़ ढीली की, उसका बगीचा पहले से कहीं अधिक फला फूला। ब्रह्मांड न्यूनतम प्रतिरोध के नियम के अनुसार चलता है। जब आप हर परिणाम को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देते हैं, तो आप सृष्टि के प्राकृतिक प्रवाह के साथ जुड़ जाते हैं। आपका अवचेतन मन, जो आपकी गहरी मान्यताओं का वफादार सेवक है, बल का नहीं बल्कि आस्था का अनुसरण करता है। समर्पण के माध्यम से ही आप अपनी सच्ची शक्ति को खोज पाते हैं। तट पर लहरों की शाश्वत लय पर विचार करें। वे न तो प्रयास करती हैं और न ही जोर लगाती हैं, फिर भी वे महाद्वीपों को नया आकार देती हैं। चंद्रमा ज्वार पर अपना प्रभाव नहीं डालता, वह बस विद्यमान है और जल उसकी प्रतिक्रिया करता है। इसी प्रकार आपको भी करने के बजाय होना सीखना होगा। नियंत्रण छोड़ने से आप उस मार्ग को खोलते हैं जिससे प्रचुरता स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। शहर के बीचों बीच स्थित ओवेंस ग्रांट की छोटी बेकरी ने उन्हें यह पवित्र सत्य सिखाया। वर्षों तक उन्होंने हर छोटी से छोटी बात का सूक्ष्म प्रबंधन किया। प्रत्येक रोटी के लिए सटीक तापमान, प्रत्येक रेसिपी के लिए सटीक माप, अपने कर्मचारियों के लिए सख्त कार्यक्रम। उनके प्रयासों के बावजूद सफलता उनसे दूर रही, जब तक कि एक दिन अत्यधिक थकान से अभिभूत होकर उन्होंने अपना कठोर नियंत्रण छोड़ दिया। उन्होंने अपने बेकर के अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना शुरू किया, रचनात्मकता को जगह दी। प्रेरणा ने उनके रसोई घर में सहजता का स्वागत किया। जैसे जैसे उनका नियंत्रण कम होता गया, कुछ जादुई घटित हुआ। तनाव की गंध की जगह आनंद की सुगंध ने ले ली। जो ग्राहक पहले जल्दी से निकल जाते थे, अब एक अवर्णनीय गर्माहट से आकर्षित होकर ठहरते थे। उनकी बेकरी सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि सरल सुखों का एक आश्रय बन गई। आपका अवचेतन मन बल की ऊर्जा से नहीं,
बल्कि विश्वास की ऊर्जा से प्रतिक्रिया करता है। जब आप जीवन पर अपनी पकड़ ढीली करते हैं तो आप ब्रह्मांड की अदृश्य धाराओं को अपने सर्वोच्च कल्याण की ओर ले जाने देते हैं। यह निष्क्रिय त्याग नहीं, बल्कि सक्रिय स्वीकृति है। एक गहन समझ कि कुछ शक्तियां तब बेहतर काम करती हैं जब हम एक तरफ हट जाते हैं और उन्हें बहने देते हैं। समर्पण का प्राचीन अभ्यास। आज रात सोने की तैयारी करते समय अपने बिस्तर पर लेटें और अपने शरीर की हर मांसपेशी को व्यवस्थित रूप से ढीला छोड़ दें। अपने पैर की उंगलियों से शुरू करें और ऊपर की ओर बढ़ते हुए अपने शरीर के प्रत्येक भाग को सचेत रूप से आराम दें। फिर अपने दिन से धीरे से कहें, बस बहुत हो गया, मैंने काफ़ी कुछ कर लिया है, मैं काफ़ी हूँ। अपनी सांसों को कोमल और धीमी होने दें, यह जानते हुए कि ब्रह्मांड के अदृश्य हाथ अब आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए सभी परिस्थितियों को व्यवस्थित कर रहे हैं। इस अवस्था में विश्वास रखो, नींद को तुम्हें सपनों की दुनिया में ले जाने दो, यह जानते हुए कि समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 5, स्वप्न की मूर्तिकार। शहर की दीवारों के पार शांत पहाड़ियों में एवलिन ब्लिथ ने अनगिनत रातें बेचैन नींद में करवटें बदलते हुए बिताईं। बकाया बिलों और बढ़ती जिम्मेदारियों के विचार उसके सपनों में आते रहते थे, जब तक कि एक शाम उसे एक प्राचीन ग्रंथ नहीं मिला जिसमें रात्रि के दर्शनों की शक्ति का वर्णन था। पांडुलिपि से पता चला कि सोने से पहले के क्षण पवित्र होते हैं, एक ऐसा समय जब कल्पना और वास्तविकता के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। खोने के लिए कुछ भी न होने के कारण एवलिन ने एक रात्रिकालीन अनुष्ठान शुरू किया। बिस्तर पर लेटे हुए वह अपने मन में जीवंत चित्र बनाती, प्रचुरता, आनंद और उद्देश्य के दृश्य। उसने कल्पना की कि वह जीवन में आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही है, समृद्धि और शांति से घिरी हुई है। कुछ ही हफ्तों में सूक्ष्म बदलाव दिखने लगे। अवसर मानो उसके रात्रि के दर्शनों द्वारा बुलाए गए हों, उभरने लगे। उसकी दुनिया उन छवियों को प्रतिबिंबित करने लगी जिन्हें उसने अपने मन में इतनी सावधानी से गढ़ा था। अवचेतन मन जीवंत कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं कर सकता। वास्तविकता क्या है? यह आपके द्वारा प्रस्तुत चित्रों को सत्य, प्रकट वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है। ये मानसिक छवियां वह खाका बन जाती हैं जिससे आपका बाहरी संसार निर्मित होता है। जिस प्रकार एक बीज में उस वृक्ष का संपूर्ण स्वरूप समाहित होता है जो वह बनेगा, उसी प्रकार आपकी कल्पना में आपके भविष्य के अनुभवों की संपूर्ण रूपरेखा समाहित होती है। यह सत्य फोर्ड लाम के जीवन में गहराई से प्रकट हुआ, जो बीमारी से कमजोर होकर अस्पताल के बिस्तर पर लेटे थे। अपनी वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय फोर्ड ने रात के शांत क्षणों का उपयोग स्वयं को पूर्ण और ऊर्जावान देखने के लिए करना शुरू किया। अपने मन में उन्होंने धूप से भरे बगीचों में सैर की, अपने अंगों में शक्ति का अनुभव किया और सुबह की मीठी हवा में गहरी सांस ली। उन्होंने इन छवियों में पूर्ण स्वास्थ्य की भावना को समाहित किया और उन्होंने धूप से भरे बगीचों में सैर की, यह जानते हुए कि भावना अवचेतन मन की भाषा है। दिन प्रतिदिन उनका शरीर इन आंतरिक चित्रों पर प्रतिक्रिया देने लगा। डॉक्टर उनके ठीक होने से चकित थे, फिर भी फोर्ड समझते थे कि उनका उपचार सोने से पहले के उन अनमोल क्षणों में शुरू हुआ था जब उन्होंने अपने अवचेतन मन की उपजाऊ भूमि में नई छवियां बोने का चुनाव किया था। आपकी कल्पना मात्र कल्पना नहीं है, यह ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति है जो आपके माध्यम से व्यक्त होती है। आप जिस चीज़ की निरंतर कल्पना करते हैं वह आपके जीवन के अनुभव का खाका बन जाती है। अवचेतन मन आपकी आंतरिक छवियों को भौतिक रूप देने के लिए अथक प्रयास करता है, विशेष रूप से नींद की ग्रहणशील अवस्था के दौरान। यह एक प्राचीन अभ्यास है। आज रात सोने की तैयारी करते समय अपने इच्छित जीवन की एक स्पष्ट मानसिक छवि बनाएं। स्वयं को अपने सपने को जीवंत रूप से जीते हुए देखें। अपनी इच्छा को प्राप्त करने के आनंद, संतुष्टि और शांति का अनुभव करें। जैसे ही आप नींद में डूबते हैं, इन भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दें, यह जानते हुए कि नींद इन छवियों को आपकी वास्तविकता के ताने बाने में बुन देगी। अध्याय 6, आनंद की आवृत्ति। प्राचीन पहाड़ियों के बीच एक छोटे से गांव में हैटी रोड्स हर रात अपने बिस्तर के पास घुटने टेकती, हाथ कसकर पकड़े, कंधे चिंता से तनावग्रस्त। उसकी प्रार्थनाएं, उसकी संघर्षरत दुकान, उसकी बीमार माँ और उसके अनिश्चित भविष्य के लिए भय की एक लंबी सूची की तरह बहती थीं। रात दर रात वह अपनी चिंताओं को ब्रह्मांड में उड़ेलती, यह सोचकर कि उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता।
वह जितनी अधिक हताशा से प्रार्थना करती, जीवन धीरे धीरे उसकी चिंताओं को प्रतिबिंबित करने लगा। एक शाम गांव के चौक में बच्चों को खेलते हुए देखते हुए उसने एक ऐसा क्षण देखा जिसने उसे बदल दिया। उनकी हंसी शुद्ध और मुक्त थी। उनके पास बहुत कम होने के बावजूद उनका आनंद पूर्ण था। उस क्षण वह समझ गई, उन्हें जीवन के उपहार इसलिए मिले क्योंकि उन्होंने उन्हें खुशी से स्वीकार किया था। ब्रह्मांड आनंद की भाषा बोलता है। जब आप जीवन को भारीपन से देखते हैं तो आपकी उच्चतम आकांक्षाएं भी संदेह के बोझ तले दब जाती हैं। आपका अवचेतन मन, वह वफादार सेवक, आपके शब्दों पर नहीं बल्कि आपकी भावनात्मक तरंगों पर प्रतिक्रिया करता है। प्रत्येक विचार एक आवृत्ति विकीर्ण करता है और आनंद सृष्टि के समान ही प्रतिध्वनित होता है। सोचिए कैसे पौधे स्वाभाविक रूप से सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ते हैं। आपकी आत्मा भी उसी प्रकार आनंद की ओर झुकती है, क्योंकि आनंद ही वह प्रकाश है जो सृजन को पोषित करता है। जब आप अपनी इच्छाओं में खुशी भर देते हैं तो आप प्रचुरता के प्राकृतिक प्रवाह के साथ जुड़ जाते हैं। आपकी प्रार्थनाएं हताश विनती नहीं, क्या सृजन को बाज दोनों ने करार है, तो प्रवाह के साथ थाशिर विनती नहीं, बल्कि जो पहले से ही आपका है उसका उत्सव बन जाती हैं। इरविंग बॉयड, एक व्यापारी जिसने अपना सारा धन खो दिया था, ने एक अप्रत्याशित मार्ग से इस सत्य को खोजा। हर रात इससे पहले अपने साधारण से पलंग पर लेटते हुए वह अपने दर्पण के सामने खड़ा हुआ और मुस्कुराया। यह मुस्कान किसी बाध्यता के कारण नहीं बल्कि जीवन के सरल उपहारों के प्रति सच्ची कृतज्ञता से थी। पहले तो यह मूर्खतापूर्ण, यहाँ तक कि बनावटी भी लगा। फिर भी जैसे जैसे रातें बीतती गईं, यह अभ्यास स्वाभाविक हो गया और उसके सपने पछतावे की जगह संभावनाओं से भर गए। जल्द ही अवसर उसे सहजता से मिलने लगे। एक आकस्मिक मुलाकात एक लाभदायक साझेदारी में तब्दील हो गई। एक भूला हुआ निवेश अप्रत्याशित फल लेकर आया। उसके ग्राहक लौट आए और अपने साथ नए ग्राहक भी लाए। जितना अधिक उसने आनंद का अभ्यास जारी रखा, उतना ही जीवन ने उसे मुस्कुराने के कारण दिए। यह परिवर्तन एक मूलभूत सत्य को प्रकट करता है। आपका अवचेतन मन आनंद को प्रचुरता के प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। जब आप हल्के मन से सोते हैं तो आप अपने आंतरिक जगत को सफलता के लिए तैयार करते हैं। आपके सपने वास्तविकता की रूपरेखा बन जाते हैं और जागते समय आपके द्वारा विकसित आशावाद झलकता है। रहस्य आपकी इच्छाओं की तीव्रता में नहीं बल्कि आपके आनंद की पवित्रता में निहित है। एक कुशल मूर्तिकार की तरह जो बिना तराशे पत्थर में भी सुंदरता देखता है, आपका आनंदमय अपेक्षा आपके भीतर छिपी उत्कृष्ट कृति को उजागर करती है। पवित्र अभ्यास। आज रात सोने से पहले उन 3 पलों को याद करें जिन्होंने आज आपको सच्ची खुशी दी, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों। उन्हें याद करते हुए स्वाभाविक रूप से मुस्कुराएं। कृतज्ञता की गर्माहट को अपने शरीर में फैलते हुए महसूस करें। जैसे जैसे आप नींद की ओर बढ़ते हैं, अपने सपनों को ऐसे बगीचों के रूप में कल्पना करें जहां आनंद स्वतंत्र रूप से खिलता है। आपका अंतिम सचेत विचार शुद्ध आनंद का हो, यह जानते हुए कि आपकी खुशी एक चुंबक है जो आनंदित होने के और अधिक कारण आकर्षित करती है। अध्याय 7, शांत आदेश। एक प्राचीन शहर के हलचल भरे बाजार में मेबल पियर्स एक तूफान की तरह जीवन में आगे बढ़ती रही। हर बाधा के विरुद्ध उसकी आवाज़ बुलंद होती रही। उसने ब्रह्मांड से मांग की, भाग्य से सौदेबाजी की और दृढ़ संकल्प के साथ परिस्थितियों की लहरों का सामना किया। फिर भी जितना अधिक बलपूर्वक वह परिवर्तन के लिए प्रयास करती, उतनी ही उसकी इच्छाएं रेत के कणों की तरह उसकी उंगलियों से फिसलती हुई प्रतीत होती। एक शाम अपने संघर्षों से थकी हुई उसकी मुलाकात शहर के चौक में एक फव्वारे की देखभाल कर रही एक बूढ़ी औरत से हुई। उस महिला की उपस्थिति से ऐसी शांति का संचार हो रहा था कि उसके आसपास की हवा भी शांति से जगमगा रही थी। तुम ब्रह्मांड के उत्तर को सुनने के लिए बहुत जोर से बोलते हो, महिला ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। मौन में परिवर्तन की शक्ति निहित है। सचेत सृजन की कला अहंकार की गर्जनापूर्ण मांगों से नहीं बल्कि हृदय की कोमल फुसफुसाहट से प्रवाहित होती है। तुम्हारा अवचेतन मन, जो तुम्हारे गहरे सत्य का वफादार सेवक है, सबसे शांत भावों पर सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया देता है। जैसे एक शांत झील की सतह ऊपर के आकाश को पूर्णतः प्रतिबिंबित करती है, वैसे ही एक शांत मन वह दर्पण बन जाता है जिसके माध्यम से तुम्हारी इच्छाएं स्पष्ट रूप से प्रकट हो सकती हैं। क्विन जेरेड ने भोर से पहले के शांत घंटों में इस सत्य को खोजा। हर सुबह वह अपने बगीचे में बैठता,
बिना शब्दों के कृतज्ञता का अनुभव करता, बस अपने चारों ओर व्याप्त प्रचुरता को महसूस करता। उसने कोई मांग नहीं की, कोई बेताब विनती नहीं की। इसके बजाय उसने एक ऐसी शुद्ध आंतरिक शांति विकसित की कि ब्रह्मांड उससे बात करने के बजाय उसके माध्यम से बात कर सके। कुछ ही महीनों में उसकी छोटी सी किताबों की दुकान एक फलते फूलते सांस्कृतिक केंद्र में बदल गई। हालांकि उसने प्रचार के लिए कभी अपनी आवाज नहीं उठाई थी। अवचेतन मन एक विशाल वृक्ष की जड़ों की तरह काम करता है, अदृश्य होते हुए भी जीवंत, जो ऊपर की हवाओं से नहीं बल्कि नीचे की शांत धरती से पोषण प्राप्त करता है। जब आप चिंता और चाहतों की आंतरिक बकबक को रोकते हैं, जब आप स्वयं को अस्तित्व की गहन शांति में विश्राम करने देते हैं, तो आप एक ऐसी शक्ति को सक्रिय करते हैं जो किसी भी जबरदस्ती की कार्रवाई से कहीं अधिक बड़ी होती है। यह प्राचीन ज्ञान सिखाता है कि अभिव्यक्ति कर्म के शोर से नहीं बल्कि अस्तित्व की शक्ति से उत्पन्न होती है। आपका अवचेतन मन आपके वास्तविक स्वरूप के दबे स्वर में कही गई सच्चाई पर प्रतिक्रिया करता है, न कि आपके भय की चिल्लाती मांगों पर। शांति में आप पाते हैं कि आप जिसकी तलाश कर रहे हैं वह हमेशा से आपकी तलाश कर रहा है। अभ्यास करें। आज रात शांत बैठें, शांति से सांस लें और सोने से पहले शांति को अपने मन को निर्देश देने दें। शांति ही शक्ति है। अध्याय 8, भीतरी बच्चे की कुंजी। एक छोटे से तटीय शहर में सादी क्विन अदृश्य कांटों की तरह घाव लिए घूमती थी, जो हर कदम पर उसके आत्मविश्वास को चुभते थे। आईने में उसकी बातचीत उसके अतीत की कठोर आवाज़ों की गूंज थी। तुम काफ़ी नहीं हो, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगी। रात दर रात ये कांटे और गहरे होते गए, जब तक कि एक शाम उसके सपनों में कुछ असाधारण घटित नहीं हुआ। जानी पहचानी आंखों वाली एक छोटी लड़की दिखाई दी, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह 7 साल की सादी खुद थी। कांपते हाथों से आगे बढ़कर विनती कर रही थी, आप मुझसे इतने नाराज क्यों हैं? मुझे बस आपका प्यार चाहिए। इस घटना ने सादी को अंदर तक झकझोर दिया और उसे एक मूलभूत सत्य का एहसास कराया। आपके अवचेतन मन में एक बाल रूप बसता है, जो आपके हर शब्द को परम सत्य मानकर ग्रहण करता है। आपका अवचेतन मन बचपन की शुद्ध और निडर प्रकृति को बनाए रखता है। यह बिना किसी प्रश्न के स्वीकार करता है, बिना किसी संदेह के विश्वास करता है और तार्किक तर्क से अधिक भावनात्मक प्रतिध्वनि पर प्रतिक्रिया करता है। एक छोटे बच्चे की तरह यह प्रेरणा देने के उद्देश्य से की गई कठोर आलोचना और वास्तविक अस्वीकृति के बीच अंतर नहीं कर पाता। यह बस ग्रहण करता है और उस पर विचार करता है। फॉरेस्ट हेल ने स्मृति उपचार की एक प्राचीन पद्धति के माध्यम से इस सत्य को खोजा। हर रात वह बचपन की शर्मिंदगी के पलों को फिर से याद करता, उन्हें दोबारा जीने के लिए नहीं बल्कि अपने वयस्क स्वरूप की करुणा से उन्हें फिर से लिखने के लिए। जहाँ कभी एक आलोचना करने वाला पिता खड़ा था, वहाँ उसने स्वयं को समझ प्रदान करते हुए देखा। जहाँ कभी असफलता का साया मंडराता था, वहाँ उन्होंने सफलता का चित्र बना दिया। इस कोमल परिवर्तन के माध्यम से उनके अवचेतन मन ने अयोग्यता के पुराने रंजित भावों को त्यागना शुरू कर दिया। सोने से पहले वे फुसफुसाते, मैं अब सुरक्षित हूँ, मुझे पूर्ण प्रेम प्राप्त है। कोमलता से बोले गए ये सरल वाक्य उनके वयस्क ज्ञान और बचपन के घावों के बीच सेतु बन गए। कुछ ही महीनों में उनके रिश्ते बदल गए। उनकी रचनात्मकता निखर उठी और अवसर मानो जादू से उत्पन्न होने लगे। लेकिन यह कोई जादू नहीं था, यह आंतरिक सामंजस्य की बहाली का स्वाभाविक परिणाम था। आपका अवचेतन मन समय की अवधारणा नहीं रखता। आप जो बच्चे थे वह अब भी आपके भीतर जीवित है। अतीत की छाप के माध्यम से आपके वर्तमान को आकार दे रहा है। हर कठोर आत्म निर्णय पीछे की ओर लहरें पैदा करता है, पुराने घावों को और गहरा करता है। फिर भी प्रेम का हर कोमल शब्द समय के साथ समान रूप से प्रवाहित होता है, अतीत के घावों को भरता है। यह एक पवित्र अभ्यास है। आज रात जब आप सोने की तैयारी कर रहे हों, तो उपचार के लिए एक शांत स्थान बनाएं। अपनी आंखें बंद करें और अपने बचपन के स्वरूप की कल्पना करें। शायद 7 साल की उम्र में या कोई भी ऐसा क्षण जब आपको असुरक्षित महसूस हुआ हो। उस बच्चे से असीम कोमलता से बात करें। तुम सुरक्षित हो, तुम्हें प्यार किया जाता है। तब जो कुछ भी हुआ उससे ज्ञान प्राप्त हुआ। अब मैं तुम्हें पूर्ण स्वीकृति के साथ अपने हृदय में धारण करती हूँ। ये शब्द तुम्हें नींद में ले जाएं, यह जानते हुए कि जैसे जैसे तुम अपने भीतर के बच्चे को ठीक करती हो, वैसे वैसे तुम अपने बाहर के वयस्क को रूपांतरित करती हो। अध्याय 9, आस्था का सेतु। एक छोटे से तटीय गांव में
ग्लोरिया डेंटन अपना दिन ब्रह्मांड से संकेत मांगते हुए बिताती थी। हर सुबह वह अपनी खिड़की पर बाहें मोड़कर खड़ी होती और कहती, पहले मुझे प्रमाण दिखाओ, फिर मैं विश्वास करूंगी। उसका बगीचा बंजर रहा, उसके रिश्ते तनावपूर्ण रहे और उसके सपने दूर रहे, सब उस प्रमाण की प्रतीक्षा में जो कभी नहीं आया। एक रात जब लहरें किनारे से टकरा रही थीं, एक बूढ़े मछुआरे ने ऐसा ज्ञान साझा किया जिसने उसकी समझ को बदल दिया। उसने कहा, सबने कहा, एक बूढ़े मछुआरे ने ऐसा ज्ञान साझा किया, मछलियां तब तक नहीं आती जब तक हम जाल नहीं डालते। हम विश्वास के साथ जाल डालते हैं, ये जानते हुए कि सागर हमें प्रदान करता है। इस सरल सत्य ने ग्लोरिया के हृदय को भेद दिया और उसे सृष्टि के प्राकृतिक क्रम के प्रति जागृत कर दिया। ब्रह्मांड एक अटूट क्रम में चलता है। विश्वास ही अभिव्यक्ति से पहले आता है, ठीक वैसे ही जैसे फूल खिलने से पहले बीज बोना आवश्यक होता है। आपका विश्वास ऊर्जा का सृजन करता है। यह एक खाका है जिसका अनुसरण वास्तविकता करती है। जब आप विश्वास करने से पहले प्रमाण मांगते हैं तो आप दैवीय व्यवस्था को उलट देते हैं, अपने और अपनी इच्छाओं के बीच एक बाधा खड़ी कर देते हैं। यह पवित्र नियम बताता है कि क्यों कुछ लोग संघर्ष करते हैं जबकि अन्य असीम सौभाग्य से धन्य प्रतीत होते हैं। जो समृद्ध होते हैं उन्होंने सृष्टि की अदृश्य धाराओं पर भरोसा करना सीख लिया है। वे जानते हैं कि चेतना में जो विद्यमान है उसे अंततः साकार रूप धारण करना ही होगा, क्योंकि चेतना ही वह मूल तत्व है जिससे वास्तविकता का निर्माण होता है। एक विनम्र शिल्पकार ट्रूएट गिब्सन ने अपने उल्लेखनीय परिवर्तन के माध्यम से इस ज्ञान को साकार किया। जब उनकी कार्यशाला ग्राहकों से खाली थी, तब भी वे हर सुबह अपने औजारों को इस प्रकार व्यवस्थित करने लगते थे मानो किसी व्यस्त दिन की तैयारी कर रहे हों। वे अदृश्य ग्राहकों का गर्मजोशी से स्वागत करते थे, उन परियोजनाओं पर चर्चा करते थे जो केवल उनके मन में मौजूद थीं और सफलता की शांत गरिमा के साथ व्यवहार करते थे। दूसरों ने उन्हें पागल समझा, लेकिन ट्रूएट अंत से कार्य करने की शक्ति को समझते थे। वे जानते थे कि उपलब्धि की भावना में जीकर वे अपने अवचेतन मन को अनुरूप परिस्थितियों को आकर्षित करने के लिए तैयार कर रहे थे। कुछ ही महीनों में उनकी कार्यशाला चहल पहल से भर गई, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई और ग्राहक मानो उनकी अटूट आस्था से प्रेरित होकर प्रकट होते थे। आपका अवचेतन मन काल्पनिक अनुभव और भौतिक वास्तविकता के बीच अंतर नहीं कर सकता। जब आप अंत से जीते हैं, यह महसूस करते हुए, सोचते हुए और कार्य करते हुए कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है, तो आप अपने कंपन को उसकी अभिव्यक्ति के साथ संरेखित करते हैं। आस्था अंधा विश्वास नहीं है, यह सचेत रूप से उस चीज़ के साथ सामंजस्य बिठाकर जीने का चुनाव है जिसे आप बनाना चाहते हैं। आप जो दुनिया देखते हैं वह आपके विश्वासों को दर्शाती है, न कि इसके विपरीत। अपनी मानसिकता बदलने से पहले परिस्थितियों के बदलने का इंतज़ार करना ऐसा है जैसे अपनी परछाई के मुस्कुराने का इंतज़ार करना। आपको ही बदलाव की पहल करनी होगी, यह विश्वास करते हुए कि ब्रह्मांड आपके आंतरिक ज्ञान के अनुरूप स्वयं को पुनर्व्यवस्थित करेगा। जैसे जैसे तारे उगते हैं, अभ्यास करते रहें। विश्वास रखें कि अदृश्य पहले से ही आकार ले चुका है। विश्राम करें। अपनी आस्था को जानना वह सेतु है जिस पर चमत्कार होते हैं। अध्याय 10। कृतज्ञता की भाषा। पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में बेट्सी क्लेन का जीवन शिकायतों का ताना बाना था। हर सुबह वह अपनी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को एक धागे में मोतियों की तरह गिनती थी। मौसम बहुत ठंडा, बाजार दाम बहुत ऊंचे, अवसर बहुत कम। हर शिकायत के साथ वह अपने चारों ओर देरी और निराशा का जाल बुनती जा रही थी, इस बात से अनजान कि उसके शब्द उसी वास्तविकता को गढ़ रहे थे जिसका वह विलाप कर रही थी। आपका अवचेतन मन एक वफादार माली की तरह काम करता है जो उपजाऊ मिट्टी में बोए गए हर बीज की देखभाल करता है। जब आप शिकायतों से ज़मीन को सींचते हैं तो आप उन्हीं खरपतवारों को पालते हैं जो आपके सपनों का गला घोंट देते हैं। फिर भी इसी मिट्टी में एक प्राचीन शक्ति छिपी है, कृतज्ञता की परिवर्तनकारी शक्ति। कृतज्ञता वह मास्टर कुंजी है जो प्रचुरता के भंडार को खोलती है। यह आपके कंपन को अभाव से परिपूर्णता की ओर, कमी से प्रचुरता की ओर ले जाती है। ब्रह्मांड को फुसफुसाया गया हर धन्यवाद अभिव्यक्ति की सिम्फनी में एक स्वर बन जाता है जो इसकी आवृत्ति से मेल खाने वाले और अधिक अनुभवों को आमंत्रित करता है। प्रेस्टन शॉ पर विचार करें, जिनके बंजर खेत उनके कड़वे दृष्टिकोण को दर्शाते थे। साल दर साल उनकी फसल कम होती गई, यहाँ तक कि उनका खेत बर्बादी के कगार पर पहुँच गया। एक सुबह अपनी ही नकारात्मकता से थककर
वह अपने खेतों में गए और कुछ अलग किया। सूखी धरती को कोसते हुए उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए धरती का आभार व्यक्त किया। कमजोर फसलों पर विलाप करने के बजाय उन्होंने मिट्टी से निकलने वाली हर हरी कोम्पल के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। शुरुआत में कुछ भी बदलता हुआ प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन प्रेस्टन ने हर सुबह कृतज्ञता का अभ्यास जारी रखा। सूर्योदय के साथ ही धरती के प्रति प्रशंसा के शब्द बोलते रहे। धीरे धीरे धरती ने प्रतिक्रिया दी। मिट्टी उपजाऊ हो गई, फसलें और भी हरी भरी हो गईं। पड़ोसियों ने टिप्पणी की कि उनका खेत जीवन से दमकता हुआ प्रतीत होता है। एक ही मौसम में उनकी फसल दोगुनी हो गई, फिर अगले मौसम में तिगुनी हो गई। प्रेस्टन का यह परिवर्तन एक सार्वभौमिक सत्य को प्रकट करता है। कृतज्ञता केवल प्रचुरता की प्रतिक्रिया नहीं है, यह वही शक्ति है जो इसे उत्पन्न करती है। जब आप अपना ध्यान अभाव से वर्तमान पर केंद्रित करते हैं तो आप समृद्धि के प्राकृतिक प्रवाह के साथ जुड़ जाते हैं। ब्रह्मांड आपकी कृतज्ञता को बढ़ती हुई प्रचुरता के साथ प्रतिबिंबित करता है। यह सिद्धांत आपके अपने जीवन में गणितीय सटीकता के साथ कार्य करता है। प्रत्येक शिकायत आपको अभाव में जकड़ लेती है, जबकि धन्यवाद की प्रत्येक अभिव्यक्ति अधिक आशीर्वादों के प्रवाह के लिए एक मार्ग खोलती है। आपका अवचेतन मन हमेशा सतर्क रहता है। आपकी भावनात्मक स्थिति कृतज्ञता के प्रति प्रतिक्रिया करते हुए ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करती है जो और अधिक प्रशंसा के योग्य होती हैं। प्राचीन अभ्यास। आज रात जब आप अपना सिर तकिए पर रखें तो अपनी सभी छोटी छोटी खुशियों को गिनना शुरू करें। हर धन्यवाद को अपने मन को शाम के आकाश में चमकते तारे की तरह रोशन करने दें। अपने शरीर में प्रशंसा की गर्माहट महसूस करें जो आपके अवचेतन मन को और अधिक समृद्धि के लिए तैयार कर रही है। इस अभ्यास को आपको नींद में ले जाने दें, यह जानते हुए कि जब आप आराम कर रहे हैं तो कृतज्ञता के बीज कल की खुशियों की फसल में बदल रहे हैं। भाग 2 बनने का अभ्यास। अध्याय 11 प्रतिध्वनि सिद्धांत। एक हलचल भरे शहर में जहां अवसर नदियों की तरह बहते प्रतीत होते हैं, वेरा चैंडलर ने जीवन में खुद को अदृश्य महसूस किया। हर बार जब उसने जुड़ाव, उन्नति या खुशी के लिए प्रयास किया तो दुनिया पीछे हटती हुई प्रतीत हुई। बार बार उसने खुद को बंद दरवाजों, अनुत्तरित संदेशों और विचलित निगाहों का सामना करते हुए पाया। वेरा यह समझने में विफल रही कि ये अनुभव आकस्मिक घटनाएं नहीं थीं, वे उसके जीवन का सटीक प्रतिबिंब थे। अंतर्मन की अपेक्षाएं। आपका जीवन एक जटिल दर्पण की तरह खुलता है जो ब्रह्मांड में आपके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है। प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक मुलाकात, प्रत्येक परिस्थिति आपके प्रमुख कंपन की प्रतिध्वनि के रूप में साकार होती है। यह कोई रूपक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय नियम है। दुनिया को आपके आंतरिक संकेत पर गणितीय सटीकता के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अवचेतन मन एक रेडियो टावर की तरह आपकी गहरी मान्यताओं को प्रसारित करता है, ऐसे संकेत भेजता है जो आपकी वास्तविकता की संरचना को आकार देते हैं। जब आप अस्वीकृति की अपेक्षा रखते हैं तो जीवन उस अपेक्षा को सही साबित करने के लिए स्वयं को व्यवस्थित करता है। आपके विचार वह खाका बन जाते हैं जिस पर अनुभव खुद को ढालता है। क्लाइड हार्मोन पर विचार करें, जिसकी छोटी सी किताबों की दुकान शहर के बाहरी इलाके में संघर्ष कर रही थी। वर्षों तक उसने ग्राहकों के दूर चले जाने, प्रतिस्पर्धियों के उसे पीछे छोड़ देने और अवसरों के हाथ से निकल जाने की आशंका जताई। उसका मन अस्वीकृति के दृश्यों को तब तक दोहराता रहा जब तक कि वे उसकी दैनिक वास्तविकता नहीं बन गए। फिर एक शरद ऋतु की सुबह उसके भीतर कुछ बदल गया। अस्वीकृति के लिए तैयार होने के बजाय क्लाइड ने अपनी दुकान के दरवाजों से गर्मजोशी और स्वागत की भावना को प्रवाहित होते हुए महसूस करना शुरू कर दिया। उन्होंने खालीपन के विचारों को साहित्यिक खजाने की खोज करने वाले पाठकों की कल्पनाओं से बदल दिया। उन्होंने शारीरिक रूप से प्रकट होने से पहले ही जुड़ाव का आनंद महसूस किया। कुछ ही हफ्तों में उनकी दुकान का माहौल बदल गया। नियमित ग्राहक अधिक देर तक रुकने लगे, रोज नए चेहरे दिखने लगे और सहयोग के अवसर अप्रत्याशित रूप से सामने आने लगे। वही जगह जो कभी अस्वीकृति से बोझिल लगती थी, अब जीवंतता से भर उठी। भौतिक जगत में क्लाइड के आंतरिक संदेश के अलावा कुछ भी नहीं बदला था। यह सिद्धांत आपके जीवन में निरंतर कार्य करता है। जीवन आपकी भावनात्मक आवृत्ति से मेल खाने वाली परिस्थितियों को रचने के लिए बाध्य है। आपके अनुभव आपके साथ घटित नहीं हो रहे हैं, वे आपको प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जब अस्वीकृति बार बार होती है तो यह आपकी आंतरिक अपेक्षाओं की जांच और समायोजन करने का संकेत देती है। शक्ति बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं बल्कि आपके आंतरिक संदेश को बदलने में निहित है। केवल शब्द इस पैटर्न को नहीं बदल सकते।
यह भावना की अवस्था है जो ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है। आपका अवचेतन मन भावनाओं की भाषा को कहीं अधिक धारा प्रवाह समझता है, तर्क की भाषा से परे। प्राचीन अभ्यास। जैसे जैसे रात होती है और दुनिया शांत होती जाती है, अपने दिन में दिखाई देने वाले पैटर्न को देखने के लिए कुछ क्षण निकालें। बिना किसी पूर्वाग्रह के ध्यान दें कि जीवन ने आपकी अपेक्षाओं को कहाँ प्रतिध्वनित किया है। प्रत्येक प्रतिबिंब को आशीर्वाद दें, इसे अपनी आंतरिक स्थिति का एक सच्चा संदेशवाहक समझें। फिर कोमल ध्यान से अपने हृदय में एक नया संकेत दर्ज करें। स्वागत की गर्माहट, स्वीकृति की निश्चितता, जुड़ाव की खुशी को महसूस करें। इन भावनाओं को अपनी लॉरी बनने दें। इस मालाहों के लॉरी में जैसे ही आप नींद की गोद में डूब जाते हैं, यह जानते हुए कि कल का मंच आज रात के पूर्वाभ्यास के अनुसार ही प्रदर्शन करेगा। अध्याय 12। स्वर्णिम लिपि। एक दूरस्थ पहाड़ी गांव की शांत घाटियों में डॉली पेनरोस ने एक ऐसे सत्य की खोज की जिसने उसके जीवन को बदल दिया। हर शाम जैसे ही उसकी साधारण कुटिया की दीवारों पर परछाइयां लंबी होती जाती, वह अपनी चमड़े की जिल्द वाली डायरी निकालती और अपने लिए एक नया अध्याय लिखती। जैसा वह दुनिया को दिखाई देती थी वैसा नहीं, बल्कि जैसा वह वास्तव में अपनी आत्मा की गहराई में थी। मैं अनुग्रह का साकार रूप हूँ, वह लिखती। मेरी उपस्थिति मेरे आसपास के लोगों को प्रकाश देती है। रात दर रात वह एक कारीगर के धैर्य से अपनी कहानी गढ़ती रही, शब्दों को इस तरह पिरोती रही जिससे उसकी मनचाही वास्तविकता चित्रित हो सके। जैसे जैसे वह लिखती गई, कुछ अद्भुत घटित होने लगा। दुनिया उसके पुराने संशय के पैटर्न के बजाय उसकी बदली हुई आत्म छवि पर प्रतिक्रिया देने लगी। इसका रहस्य मन की उस अक्षमता में निहित है जो कल्पना और अनुभव के बीच अंतर नहीं कर पाती। आपका अवचेतन मन, सपनों और विश्वासों का वह प्राचीन रक्षक, आपके द्वारा सुनाई गई कहानियों को अटूट विश्वास के साथ स्वीकार करता है। यह इस बात पर सवाल नहीं उठाता कि आपकी कहानी सच है या कल्पना। यह बस आपकी चुनी हुई कहानी को हकीकत बनाने का काम शुरू कर देता है। क्लाइड फोस्टर ने इस सिद्धांत को तब समझा जब उनके व्यवसाय को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चिंता में डूबे रहने के बजाय उन्होंने हर शाम सफलता के विस्तृत दृश्य लिखना शुरू कर दिया। आज अप्रत्याशित अवसर लेकर आया है, वे लिखते। भले ही अभी कोई अवसर दिखाई न दे रहा हो, मैं कल की संभावनाओं के लिए उत्साह से भरा हुआ हूँ। उनके लिखे शब्द उपजाऊ मिट्टी में बोए गए बीज बन गए और जल्द ही वास्तविकता उनके सावधानीपूर्वक लिखे गए शब्दों के अनुरूप ढल गई। गढ़ी हुई कथा। ब्रह्मांड आपके देखे हुए पर नहीं, बल्कि आपके विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप सचेत रूप से अपनी कहानी चुनते हैं, वास्तविकता जाना वरुद के, तो आप अस्तित्व के ताने बाने को अपनी चुनी हुई कहानी के अनुरूप ढालने का आदेश देते हैं। यह केवल सकारात्मक सोच नहीं है, यह कथा की शक्ति के माध्यम से आपके अवचेतन मन का जानबूझकर किया गया प्रोग्रामिंग है। आपका जीवन एक विकसित होती कहानी है और आप इसके लेखक हैं। आपका हर विचार, आपका हर शब्द आपके अस्तित्व की पटकथा की एक पंक्ति बन जाता है। आपका अवचेतन मन आपके निर्देशों के प्रति सदा वफादार रहते हुए आपके लिखे हुए शब्दों को भौतिक रूप देने के लिए अथक परिश्रम करता है। आज रात का अभ्यास, सोने की तैयारी करते समय एक क्षण निकालकर अपनी कहानी को अपनी इच्छानुसार लिखें। अपने बारे में वर्तमान काल में इस प्रकार बात करें मानो आपकी इच्छित वास्तविकता पहले से ही मौजूद हो। लिखते समय अपने शब्दों की सच्चाई को महसूस करें। फिर नींद को अपनी चुनी हुई कथा को उस क्षेत्र में गहराई तक ले जाने दें जहां समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अध्याय 13। अवचेतन द्वारपाल। एक हलचल भरे शहर के बीचों बीच फ्लोरा बेट्स रहती थी, जिसका मन अवांछित विचारों से निरंतर युद्ध करता रहता था। हर सुबह वह नकारात्मक विचारों से खुद को बचाती, वर्जित विचारों की सूचियां बनाती और एक आंतरिक प्रतिरोध खड़ा करती जिससे वह थक जाती। मुझे असफलता के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वह खुद को आदेश देती। लेकिन असफलता के विचार सूर्यास्त के समय परछाइयों की तरह बढ़ते चले जाते। जितना अधिक वह अपने भय से लड़ती, उतना ही अधिक वे उसकी चेतना में जड़ जमाते प्रतीत होते। सार्वभौमिक नियम एक सूक्ष्म सत्य प्रकट करता है, जिसका आप विरोध करते हैं वह बना रहता है। मैं नहीं करूंगा कि हर घोषणा उसी चीज का निमंत्रण बन जाती है जिससे आप बचना चाहते हैं। अवचेतन मन अपनी असीम बुद्धि में निषेध को नहीं पहचानता, यह केवल ध्यान और भावना को जानता है। जब आप कहते हैं
मैं असफल नहीं होऊंगा, तो यह असफलता की ऊर्जा को सुनता और धारण करता है और उसी तरह की ऊर्जा को आपके अनुभव में खींच लाता है। इस ज्ञान का सबसे अच्छा उदाहरण लियोनेल कार्टर में मिलता है, एक व्यापारी जिसने अपने शुरुआती संघर्षों से कोमल पुनर्निर्देशन की कला सीखी। अपने व्यवसाय के बारे में अपने संदेहों से लड़ने के बजाय उन्होंने प्रत्येक चुनौतीपूर्ण विचार का सामना इस कोमल फुसफुसाहट से करना सीखा। यह भी अच्छे में बदल जाता है। जब माल कम हो गया तो विरोध करने के बजाय घबराहट में वह शांत भाव से कहते, मान लीजिए यह स्वाभाविक है। जब ग्राहक कम होते तो वह मुस्कुराते हुए कहते, सही समय अपने आप आ जाता है। उनकी दुकान में आया बदलाव अद्भुत था। जहां पहले तनाव ने अभाव का माहौल बना दिया था, वहीं उनके नए दृष्टिकोण ने सहजता का संचार किया। ग्राहक दुकान में प्रवेश करते ही महसूस होने वाली शांतिपूर्ण ऊर्जा की प्रशंसा करने लगे। उनकी बिक्री किसी जबरदस्ती के प्रयास से नहीं, बल्कि स्वीकृति के स्वाभाविक आकर्षण से बढ़ी। अवचेतन मन कोमलता पर उसी प्रकार प्रतिक्रिया करता है जैसे कोई फूल सुबह की रोशनी में खिलता है। इसे किसी बल, संघर्ष या यथास्थिति को अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय यह प्रेम और समझ के साथ ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करने की कला पर फलता फूलता है। प्रत्येक विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, एक उपहार लेकर आता है, फिर से चुनने का अवसर, उस ओर मुड़ने का अवसर जिसे आप पोषित करना चाहते हैं। हर रात सोने से पहले अपने सभी विचारों को, चाहे वे स्वागत योग्य हों या नहीं, एकत्रित करें और उनसे धीरे से कहें, सब ठीक है। अपने मन को यह जानने दें कि अब वह अपनी सतर्कता को शिथिल कर सकता है। रात को अपने आंतरिक उद्यान को तरोताजा करने दें, यह जानते हुए कि स्वीकृति में ही सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। कोमल पौधों पर हल्की बारिश की बूंदों की तरह नींद को अपनी चेतना को शांति और संभावना की उसकी स्वाभाविक अवस्था में वापस लाने दें। अभ्यास करें। सोने की तैयारी करते समय अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और धीरे से कहें, मैं सभी प्रतिरोधों को त्यागता हूँ। हर अनुभव मेरे सर्वोच्च हित की ओर प्रवाहित होता है। मेरा मन पूर्ण शांति में विश्राम करता है। इन शब्दों को अपनी लोरी बनने दें, यह विश्वास करते हुए कि समर्पण में ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति निहित है। अगले अध्याय में जाने से पहले आप इस वीडियो के नीचे पिन किए गए कमेंट में दिए गए लिंक का उपयोग करके इस ऑडियो बुक का निःशुल्क ई-बुक संस्करण डाउनलोड कर सकते हैं। अध्याय 14, क्षमा का प्रकाश। एक छोटे से तटीय गांव में मिनी शेफर्ड हर सुबह अपने बगीचे की देखभाल करने के लिए उठती थी। फिर भी चाहे वह कितनी भी सावधानी से उनकी देखभाल करे, फूल मुरझाते हुए प्रतीत होते थे। उसके हाथ मिट्टी में यंत्रवत चलते थे, जबकि उसके विचार उन लोगों पर केंद्रित रहते थे जिन्होंने वर्षों पहले उसके साथ अन्याय किया था। अतीत के दुखों का बोझ उसके दिनों पर एक भारी धुंध की तरह छाया रहता था। हर नई शुरुआत को पुराने दर्द की छाया से ढक देता था। ब्रह्मांड ऊर्जा की भाषा में बोलता है और आपका अवचेतन मन हर भावना को एक जीवंत धारा के रूप में धारण करता है। जब आप मन में द्वेष रखते हैं तो आप खुद को उन्हीं अनुभवों से बांध लेते हैं जिन्हें आप पीछे छोड़ना चाहते हैं। ये भावनात्मक बंधन अदृश्य जंजीरों की तरह काम करते हैं जो आपकी रचनात्मक शक्ति को आपकी कहानी के बीते हुए अध्यायों से बांध देते हैं। मिन्नी का बगीचा उसके आंतरिक जगत की स्थिति को दर्शाता था, जहां आक्रोश ने जड़ जमा ली थी। कुछ भी नया पनप नहीं सकता था। फिर भी बीते कल के घावों पर अपनी पकड़ ढीली करने के सरल कार्य में परिवर्तन की प्रतीक्षा थी। जिस क्षण उसने अतीत की शिकायतों पर अपनी पकड़ ढीली करनी शुरू की, जीवन ने आश्चर्यजनक गति से प्रतिक्रिया दी। पड़ोसी शहर में आर्ची नोलन का छोटा व्यवसाय अपने बचपन के दोस्त और पूर्व व्यापारिक साझेदार के साथ कड़वे झगड़े के बाद वर्षों से ठप पड़ा था। हर बार जब वह उनके विवाद के बारे में सोचता तो उसका सीना कस जाता और किसी न किसी तरह उसके उद्यमों को एक और बाधा का सामना करना पड़ता। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि एक रात नींद नहीं आई, जब अंततः थकान ने ज्ञान के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। आर्ची को एहसास हुआ कि उसका आक्रोश अपने पुराने दोस्त को सजा देना नहीं, बल्कि अपनी ही क्षमता को कैद करना था। उस रात वह अपने अध्ययन कक्ष में बैठा और एक ऐसा पत्र लिखा जिसे वह कभी नहीं भेजेगा, जिसमें उसने क्षमा व्यक्त की, अपने दोस्त के लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपनी मुक्ति के लिए। जैसे ही उसने अंतिम शब्द लिखे, उसके भीतर के वातावरण में कुछ बदलाव आया। कुछ ही हफ्तों में अवसर ऐसे उमड़ने लगे मानो कोई बांध टूट गया हो और उसे उस समृद्धि की ओर ले जा रहे थे जिसकी कल्पना करना वह लंबे समय से भूल चुका था। अवचेतन मन पुरानी शिकायतों को संजोकर रखते हुए नया नहीं बना सकता।
जैसे किसी बर्तन को ताज़े पानी से भरने से पहले खाली करना पड़ता है, वैसे ही आपके भीतर की दुनिया को भी अतीत की रुकी हुई ऊर्जाओं को मुक्त करना होगा ताकि आने वाली प्रचुरता का स्वागत हो सके। जो दर्द आप अपने भीतर दबाए रखते हैं वह आपकी सुरक्षा नहीं है, वह आपकी कैद है। क्षमा का प्रत्येक क्षण संभावनाओं के एक नए द्वार की चाबी है। यह सत्य नैतिक दायित्व में नहीं बल्कि ऊर्जा के नियम में निहित है। स्वतंत्रता उस स्थान पर प्रवाहित होती है जहां कभी आक्रोश रहता था। जब मिन्नी ने अंततः खुद को क्षमा करने की अनुमति दी तो उसका बगीचा अप्रत्याशित रूप से खिल उठा, मानो धरती ने ही उसकी मुक्ति का जश्न मनाया हो। जिन फूलों को उसने इतनी मेहनत से पाला पोसा था वे अब फल फूल रहे थे, सहजता से उनकी आंतरिक मुक्ति को दर्शाते हुए पवित्र अभ्यास। आज रात सोने से पहले उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने आपको पीड़ा पहुंचाई है। उन्हें कोमल प्रकाश से घिरा हुआ देखें, धीरे से फुसफुसाएं, मैं आपको आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए मुक्त करती हूँ और ऐसा करके मैं स्वयं को मुक्त करती हूँ। प्रत्येक आशीर्वाद के साथ आने वाले हल्केपन को महसूस करें। अपने शरीर को शांतिपूर्ण विश्राम में डूबने दें, यह जानते हुए कि जैसे ही आप क्षमा करते हैं आप आने वाले कल के नए अध्यायों को लिखते हैं। अध्याय 15, दृष्टि तालिका। पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में कोलेट हार्मोन एक साधारण सी कुटिया में रहती थीं, जहां हर शाम वह अपने ध्यान कक्ष में जाती थीं। वहां मोमबत्ती की रोशनी से घिरी हुई वह अपनी आकांक्षाओं की जीवंत छवियों में लीन हो जाती थीं। बल प्रयोग या तनाव करने के बजाय उन्होंने इन दृष्टियों को एक गर्मजोशी भरे आलिंगन की तरह खुद को घेरने दिया और अपने अस्तित्व के हर कण में उनकी वास्तविकता को महसूस किया। ब्रह्मांड आपके विचारों पर नहीं बल्कि आपके वास्तविक अनुभव पर प्रतिक्रिया करता है। आपका अवचेतन मन सृष्टि का वह निष्ठावान सेवक कल्पना और शारीरिक अनुभव के बीच भेद नहीं करता। जब आप अपनी मानसिक छवियों में भावनाओं की जीवंतता भर देते हैं तो आप चुंबकीय आकर्षण के नियम को अचूक शक्ति के साथ सक्रिय कर देते हैं। कोलेट रात दर रात अपने शांत एकांत स्थान पर बैठी रहती थी और खुद को धूप से जगमगाते कक्षा कक्ष में पढ़ाते हुए उत्सुक छात्रों के साथ ज्ञान साझा करते हुए देखती थी। उसे जुड़ाव का आनंद मिलता था, छात्रों की मग्न आवाजें सुनाई देती थीं और बदलाव लाने की संतुष्टि का अनुभव होता था। कुछ ही महीनों में एक प्रतिष्ठित विद्यालय में एक अप्रत्याशित अवसर मिला जो उसकी कल्पना से पूरी तरह मेल खाता था। कुंजी प्रयास में नहीं बल्कि अपनी इच्छा के साथ सहज सामंजस्य की भावना में निहित है। आपका अवचेतन मन संवेदना और भावनाओं की भाषा को समझता है और आपके आंतरिक अनुभवों को बाहरी वास्तविकता में बदल देता है। जब आप स्पष्ट कल्पना को सच्ची भावना के साथ मिलाते हैं तो आप आकर्षण की एक अदम्य शक्ति का निर्माण करते हैं। यूजीन ब्रूक्स ने इस सिद्धांत को तब समझा जब उन्होंने एक नए घर की तलाश शुरू की। हर रात सोने से पहले वह अपने आदर्श घर का एक साधारण सा रेखा चित्र अपने हाथों में रखते थे। कैसे या कब के बारे में सोचने के बजाय वह बस आराम करते थे। कृतज्ञता का भाव, वहां पहले से ही मौजूद होने के आराम और शांति का अनुभव। उन्होंने खिड़कियों से आती सुबह की रोशनी, अपनी आदर्श रसोई में भोजन तैयार करने की संतुष्टि और विशाल बैठक कक्ष में समारोहों की मेजबानी करने की खुशी की कल्पना की। कुछ ही हफ्तों में संयोगवश घटी घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें ठीक उसी घर तक पहुंचा दिया जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, यहाँ तक कि उस बे विंडो तक जिसका उन्होंने स्केच बनाया था। कीमत, स्थान और समय उनकी ज़रूरतों के साथ पूरी तरह मेल खाते थे। उनका अनुभव दर्शाता है कि जब कल्पना को हार्दिक भावनाओं के साथ जोड़ा जाता है तो ब्रह्मांड सबसे स्वाभाविक माध्यमों से आपके सपनों को साकार करने में सहयोग करता है। आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी की तरह है जो आपकी इच्छाओं के बीजों को पूर्ण रूप से खिलने के लिए तैयार है। सच्ची भावनाओं से भरी छवियां आपके आने वाले कल का खाका बन जाती हैं। प्रक्रिया को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ दें। इसके बजाय अपनी कल्पनाओं को संभावनाओं के सागर में तैरने दें, यह जानते हुए कि वे दैवीय समय पर साकार होंगी। यह एक प्राचीन प्रथा है। आज रात सोने की तैयारी करते समय अपने इच्छित आने वाले कल की एक स्पष्ट मानसिक छवि बनाएं। स्वयं को सहजता और सरलता से अपना दिन बिताते हुए देखें। उपलब्धि, आनंद और शांति की भावनाएं मानो पहले से ही आपकी हों। इन भावनाओं को कोमल लहरों की तरह अपने ऊपर से बहने दें जो आपको सुकून भरी नींद में ले जाएंगी। आपका अवचेतन मन रात भर काम करेगा ताकि आपकी वास्तविकता इस सुखद कल्पना के अनुरूप हो जाए। अध्याय 16, आवृत्ति आहार।
एक हलचल भरे समुद्र तटीय शहर में नैन्सी लेल अपनी शाम समाचारों और सोशल मीडिया फीड में डूबी रहती थी जब तक कि नींद उससे दूर नहीं हो जाती। वैश्विक चिंताओं की छाया उसे सताती रहती थी। हर खबर उसके मन की उपजाऊ भूमि में चिंता के बीज बोती थी जो भोर तक चिंता के जंगलों में बदल जाते थे। रात दर रात उसने देखा कि उसके सपने और गहरे होते जा रहे हैं, उसके विचार और भारी होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि सुबह का सूरज भी इलेक्ट्रॉनिक निराशा के अवशेष से धुंधला सा लगने लगा। ब्रह्मांड कंपन के माध्यम से बोलता है और आपका अवचेतन मन हर उस आवृत्ति को अवशोषित करता है जिससे वह मिलता है, एक बगीचे की तरह जो अपनी मिट्टी में भरी चीजों के आधार पर फलता फूलता है या मुरझा जाता है। आपकी आंतरिक दुनिया उन पोषक तत्वों या विषाक्त पदार्थों पर प्रतिक्रिया करती है जो आप उसे देते हैं। आपके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले विचार, चित्र और ध्वनियाँ आपकी वास्तविकता का ताना बाना बन जाते हैं, ऐसे पैटर्न बुनते हैं जो आपके भीतर गूंजते हैं। अनुभवों से नैन्सी को यह सच्चाई तब पता चली जब उसने गौर करना शुरू किया कि उसके दिन की घटनाएं पिछली रात की मानसिक स्थिति को दर्शाती हैं। शाम को समाचारों के लंबे दौर के बाद आने वाले दिन संघर्ष और तनाव से भरे होते थे, जबकि सोने से पहले सुकून देने वाला संगीत आने वाले सुहावने दिन का मार्ग प्रशस्त करता प्रतीत होता था। सोने से पहले के पवित्र क्षणों में आपका मन रात के लिए एक फूल की तरह खिल उठता है और आपके आस पास के वातावरण को आत्मसात कर लेता है। यही कारण है कि प्राचीन काल के लोगों ने सिखाया